वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर 43 है। 42 टेस्ट जो है कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की कर रहे हैं, बीईओ की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, या फिर एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं, या फिर एसएससी की कर रहे हैं, अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये टेस्ट फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रोगों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम, सेकंड है टर्नर सिंड्रोम, थर्ड है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम एंड फोर्थ है एडवर्ड सिंड्रोम। तो इसमें ये बोला गया है कि उपयुक्त रोगों में से कौन कौन से आनुवंशिकी रोग हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है केवल 1, 2 एवं 3। दूसरा ऑप्शन दिया गया है केवल 1, 2 एवं 4। तीसरा ऑप्शन दिया गया है केवल 2, 3 और 4 एंड चौथा ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 एंड 4। तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से आनुवंशिकी रोग हैं। तो देखिए डाउन सिंड्रोम भी है आनुवंशिकी रोग, टर्नर सिंड्रोम भी है, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम भी है, एडवर्ड सिंड्रोम भी है। तो ये चारों हैं आनुवंशिकी रोग। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3 एवं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है पौधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक विभज्योतक होता है। दूसरा दिया गया है प्रकाशिकीय अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला में बोला गया है केवल 1, दूसरा में बोला गया है केवल 2, तीसरा में बोला गया है 1 और 2 दोनों, एंड चौथा में बोला गया है न तो 1 और न ही 2। तो देखिए पौधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक विभज्योतक होता है, ये तो आपका सही है, ठीक है। प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए ऐसा नहीं है कि प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, ये गलत है। तो ये आपका हो जाएगा केवल 1। देखिए प्रकाशीय अभिक्रिया में जो है ना प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जो ये प्रकाशीय अभिक्रिया होती है ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इट मीन्स की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसलिए ये गलत है। और इसमें जो है कि प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा जल का विघटन होता है, ठीक है। और प्रकाशीय अभिक्रिया को सामान्यतः क्या बोला जाता है, हिल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलेक्वाइड होती है उस पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न जीवों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है मगरमच्छ, दूसरा है मछली, तीसरा है उभयचर व सरीसृप जीव। तो बोला जा रहा है कि उपयुक्त में से किस किस जीवों में 4 कक्षीय हृदय होता है। पहला दिया गया है केवल 1 एवं 2, दूसरा दिया गया है केवल 1 एवं 3, तीसरा दिया गया है केवल 1, चौथा दिया गया है केवल 3। तो इसमें से बोल रहा है कि किस किस जीवों में 4 कक्षीय हृदय होता है। तो किस में होता है, तो ये होता है आपका मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय होता है। देखिए मछली में ये 2 कक्षीय हृदय होता है, ठीक है। और उभयचर व सरीसृप जीव में इसमें जो है कि 3 कक्षीय हृदय होता है। तो 4 कक्षीय हृदय किस में है, तो मगरमच्छ में है। तो केवल 1 हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस में मानव के फेफड़े की क्रियात्मक इकाई, जिसे कूपिका कहते हैं, फैल जाती है, इसमें सूजन आ जाती है या फट जाती है, या जिससे गैस विनिमय कम हो जाता है, जो कि कभी ठीक नहीं होने वाली विकृति है। पहला ऑप्शन दिया गया है श्वसनी शोथ, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वात स्फीति, तीसरा दिया गया अस्थमा एंड चौथा दिया गया है प्लूरिसी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि किस में मानव के फेफड़े की क्रियात्मक इकाई जो है, जिसे कूपिका कहते हैं, फैल जाती है, इसमें सूजन आ जाती है, फट जाती है और गैस का विनिमय कम हो जाता है और कभी ठीक होने वाली विकृति है, कभी ना ठीक होने वाली। तो कौन सी है, तो वो है आपका वात स्फीति, सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइटोकाइनिन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि यह हार्मोन्स आरएनए और प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। दूसरा दिया गया है यह ऑक्सीन के साथ मिलकर कार्य करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है केवल 1, दूसरा दिया गया है केवल 2, तीसरा दिया गया है 1 और 2 दोनों, एंड चौथा दिया गया है न तो 1 और न ही 2। साइटोकाइनिन के संबंध में ये पूछ रहा है, इस पर विचार करना है कि ये हार्मोन्स जो है कि
आरएनए और प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, सही बात है, सहायक होता है। यह ऑक्सीन के साथ मिलकर कार्य करता है। देखिए ये भी सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स पौधों में कलियां तथा बीजों के अंकुरण को रोकता है एवं पौधों में पुष्पन को भी रोकता है? फर्स्ट ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड, सेकेंड है ऑक्सीन, थर्ड है जिबेरेलिन, फोर्थ है एथिलीन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन्स पौधों में कलियों तथा बीजों के अंकुरण को रोकता है, पौधों में पुष्पन को भी रोकता है? देखिए वो कौन सा पादप हार्मोन्स है जो कलियों तथा बीजों को भी अंकुरण होने से रोकता है और पौधे के पुष्पन को भी रोकता है? तो वो है आपका ये एब्सिसिक एसिड। देखिए ऑक्सीन ये पौधों में पुष्पन को प्रेरित करता है। ठीक है, जिबेरेलिन ये क्या करता है, पौधों में जो है कि लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है, और एथिलीन ये क्या होता है, फलों को पकाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असत्य कथन की पहचान कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है समसूत्री विभाजन वृद्धि मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है। सेकेंड ऑप्शन है जवानी के लिए एजिंग जीन जिम्मेदार होता है। थर्ड ऑप्शन है गल्जिकाय का मुख्य कार्य कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं वसा का पैकेजिंग करना है। फोर्थ ऑप्शन है गल्जिकाय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। तो इसमें से असत्य कथन की पहचान करना है। ठीक है, देखिए समसूत्री विभाजन वृद्धि मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है, सही है। जवानी के लिए एजिंग जीन जिम्मेदार होता है, नहीं। कौन जिम्मेदार होता है, ये देखिए ये जो है कि बुढ़ापे के लिए जिम्मेदार होता है ये जीन। ठीक है, तो यही गलत हो गया। गल्जिकाय का मुख्य कार्य कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं वसा का पैकेजिंग करना है, ये भी सही है। और गल्जिकाय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है, ये भी सही है। तो देखिए ये वाला आपका गलत हो गया है। ये एजिंग जीन जो है कि कहाँ किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो ये बुढ़ापे के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, जवानी के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शैलों तंत्रों में कौन भारत के कोयला निकायों का मुख्य स्रोत है? फर्स्ट ऑप्शन है धारवाड़ तंत्र, सेकेंड ऑप्शन है कुडप्पा तंत्र, थर्ड ऑप्शन है विंध्य तंत्र एंड फोर्थ ऑप्शन है गोंडवाना का तंत्र। तो कौन सा भारत के कोयला निकायों का मुख्य स्रोत है, तो वो होता है आपका गोंडवाना लैंड। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए गोंडवाना जो तंत्र है ना, इसका निर्माण जो है कि कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के बीच हुआ है। ठीक है, और भारत का लगभग जो है कि 98% जो है कि कोयला इसी संरचना में पाया जाता है। देखिए धारवाड़ तंत्र ये जो है ना आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है ये। ठीक है, मतलब धारवाड़ तंत्र है ये, जो कि जहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या है, जो धातुएं होती है ना, सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, ये सब जो है ना आपका धारवाड़ तंत्र में ही पाया जाता है। देखो कुडप्पा तंत्र ये भी जो है कि आर्थिक दृष्टि से थोड़ा कम है, ये तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ये थोड़ा कम है, यहाँ भी कुछ धातुएं पाई जाती है। देखिए विंध्य तंत्र ये जो है कि आपका परतदार चट्टानें हैं ये। ठीक है, जिसका निर्माण किससे हुआ है, जल के निक्षेपों के द्वारा हुआ है, जैसे चूना का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, ये सब पाई जाती है मतलब विंध्य तंत्र में। ठीक है, इससे जो कि सांची का स्फूत जो है, दिल्ली का लाल किला जो है, मतलब इनका सब ना निर्माण इन्हीं क्रम के पत्थरों से हुआ है। ठीक है, ऐसे भी मान सकते हैं, देखिए पन्ना और गोलकुंडा का जो हीरे हैं इसी क्रम के चट्टानों से प्राप्त हैं। ठीक है, जो पन्ना की खान और गोलकुंडा की खान है ना जो हीरे की, वो इन्हीं विंध्य तंत्र से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है अंडमान तथा निकोबार द्वीप के बीच, सेकेंड ऑप्शन है कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच, थर्ड ऑप्शन है अमीन द्वीप तथा कवरत्ती के बीच, एंड फोर्थ ऑप्शन है कवरत्ती तथा मिनिकाय के बीच। तो देखिए 9 डिग्री चैनल पूछ रहा है, ये 9 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो वह है आपका लक्षद्वीप तथा मिनिकाय के बीच, मतलब कवरत्ती तथा मिनिकाय के बीच ये 9 डिग्री चैनल है। देखिए डिग्री चैनल से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं। देखिए 8 डिग्री ये कहाँ कहाँ के हैं, किसके किसके बीच है, तो मालदीव एवं मिनिकाय के बीच है। 9 डिग्री हो गया, 10 डिग्री
ये किसके किसके बीच है, तो ये लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच है। और एक आता है ग्रेट चैनल, ये जो कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच है। तो 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री और ग्रेट चैनल, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, नदियाँ दिया गया है और उसके उद्गम स्थान दिए गए हैं। काली नदी के आगे लिखा गया है कर्नाटक के शिमोग जिले से। शरावती नदी के सामने दिया गया है कर्नाटक के बेलगाम से। पेन्नर नदी के सामने दिया गया है कर्नाटक के नंदी दुर्ग पहाड़ी से सॉरी। और बैतरणी नदी दिया गया है उड़ीसा के क्योझर पहाड़ियों से, सॉरी। तो इसमें से नदियाँ दिया गया है और इसके उद्गम स्थान दिए गए हैं, तो इसको मिलाना है सूची 1 से सूची 2 को। तो देखिए, काली नदी, ये इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है, तो काली नदी का उद्गम स्थान जो है कर्नाटक के बेलगाम से है। शरावती नदी, इसका कहाँ पे है, इसका जो है कि आपका कर्नाटक के शिमोगा जिले से है। पेन्नर नदी, इसका जो है कि आपका कर्नाटक के नंदी दुर्ग पहाड़ी से। एंड चौथा बच जाता है बैतरणी नदी, तो इसका जो है कि आपका उड़ीसा के क्योझर पहाड़ी से है। तो देखिए, ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4। 2 1 3 4 किस में है, 2 1 3 4, तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, सेकेंड ऑप्शन है कवक, थर्ड ऑप्शन है नीलहरित शैवाल एंड फोर्थ ऑप्शन है जीवाणु। तो कौन सा जीव जो है कि मोनेरा जगत में शामिल नहीं है, तो कौन सा जीव है, तो वो है आपका कवक। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जीव को कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है शैवालों में, सेकेंड ऑप्शन है पादपों में, थर्ड ऑप्शन है जीवाणु में एंड फोर्थ ऑप्शन है मानव में। तो किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो नहीं पाई जाती है किस में, तो ये मानव में नहीं पाई जाती है। फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए, कोशिका भित्ति ये जो है ना, सेल्यूलोज से बना एक पारगम्य आवरण होता है, ठीक है। और ये जो है कि कोशिका के चारों ओर होता है। इसका क्या कार्य होता है, देखिए इसका ये कार्य होता है कि कोशिका भित्ति के संरचना, दृढ़ता तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, ठीक है। कोशिका भित्ति जो है कि पादप, कवक, शैवाल तथा जीवाणुओं की कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप, कवक, शैवाल, ठीक है, तथा जीवाणुओं की कोशिकाएं में पाई जाती है। लेकिन ये जो है कि मानव तथा अन्य जंतुओं में, प्रोटोजोआ की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है इलाहाबाद में, सेकेंड ऑप्शन है आगरा में, थर्ड ऑप्शन है झांसी में एंड फोर्थ ऑप्शन है गोरखपुर में। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे स्थित है, वो इलाहाबाद में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है लखनऊ में, सेकेंड ऑप्शन है बाराबंकी में, थर्ड ऑप्शन है बरेली में एंड फोर्थ ऑप्शन है रामपुर में। तो उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे अवस्थित है, तो ये अवस्थित है आपका लखनऊ में। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तान एकेडमी की स्थापना की गई है। फर्स्ट ऑप्शन है लखनऊ में, सेकेंड ऑप्शन है आगरा में, थर्ड ऑप्शन है इलाहाबाद में एंड फोर्थ ऑप्शन है वाराणसी में। तो देखिए, भारतीय भाषाओं इनके रक्षा के लिए जो है कि हिंदुस्तान एकेडमी की स्थापना की गई है कहाँ पे, तो ये की गई है आपका इलाहाबाद में। थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए, हिंदुस्तान एकेडमी, इसकी स्थापना जो है कि 1927 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय आपको पता ही है इलाहाबाद में है। देखिए, इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, तो भारतीय भाषाओं की रक्षा करना, विकास करना तथा उसे जो है कि लोकप्रिय बनाने का कार्य ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है लखनऊ घराने से, सेकेंड ऑप्शन है किराना घराने से, थर्ड ऑप्शन है बनारस घराने से एंड फोर्थ ऑप्शन है आगरा घराने से। तो ये प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं भीमसेन जोशी, ये किस घराने से संबंधित है, तो ये जो है कि आपका किराने घराने से संबंधित है। सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए, इनका जन्म जो है ना कर्नाटक में हुआ था, ठीक है।
और इन्हें जो है कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जैसे मतलब भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइए कि ये भीमसेन जोशी जी को भारत रत्न कब दिया गया था, किस सन में? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदयन वासदत्ता कथा संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है मथुरा से, सेकंड ऑप्शन है माहिष्मति से, थर्ड ऑप्शन है कौशाम्बी से एंड फोर्थ ऑप्शन है श्रावस्ती से। तो उदयन वासदत्ता कथा जो है कि कहाँ से संबंधित है ये? तो ये आपका संबंधित है कौशाम्बी से। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना शुरू हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है 18 जून 2001 को, सेकेंड ऑप्शन है 18 जून 2002 को, थर्ड ऑप्शन है 18 जून 2003 को एंड फोर्थ ऑप्शन है 18 जून 2004 को। तो यूपी में जो किसान मित्र योजना है कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपका 18 जून 2001 को। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हिमीकरण, सेकेंड ऑप्शन है संघनन, थर्ड ऑप्शन है वाष्पीकरण एंड फोर्थ ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व ही उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है वाष्पीकरण। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए क्वथनांक, क्वथनांक किसे कहते हैं? देखिए किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर द्रव के भीतर वाष्प दाब द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोवल तेल है? फर्स्ट ऑप्शन है TNT, सेकेंड ऑप्शन है TNA, थर्ड ऑप्शन है TNG एंड फोर्थ ऑप्शन है TNP। तो जो है कि किस विस्फोटक का नाम जो है कि नोवल तेल है? तो वो है आपका TNG का। थर्ड ऑप्शन सही है, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है कि पूछा गया था कल आप लोगों से, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना था आप लोगों को कि निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित व्यक्ति अपनी दृष्टि क्षमता खो देता है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोमा, सेकेंड ऑप्शन है मोतियाबिंद, थर्ड ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, फोर्थ ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष। ये देखिए मोतियाबिंद है ये वाला। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति जो है कि अपनी दृष्टि क्षमता खो देता है? तो वो जो है कि ग्लूकोमा से पीड़ित जो है कि व्यक्ति जो है कि अपना दृष्टि क्षमता खो देता है। देखिए ग्लूकोमा को क्या कहा जाता है? काला मोतियाबिंद भी कहा जाता है। ठीक है, जिससे पीड़ित व्यक्ति जो है कि अपनी दृष्टि खो देता है। देखिए मोतियाबिंद, इसमें जो है कि आँखों के लेंस के ऊपर जो है ना कि सफ़ेद प्रोटीन के जमा होने से ये होता है। जरा दृष्टि दोष, देखिए इसमें क्या होता है कि जरा दृष्टि दोष में ना व्यक्ति दूर तथा नज़दीक दोनों स्थानों पर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है। और निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं जो है कि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट होता है ये। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, सेकेंड ऑप्शन है ग्लिसरॉल, थर्ड ऑप्शन है ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट, फोर्थ ऑप्शन है ग्लिसरॉल ट्राई आयोडेट। तो डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक कौन सा है? आप लोग ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। देखिए आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे हमारा एक पेज है स्टडी विद श्री करके, एंड फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। ये तीनों का लिंक जो है कि यहाँ पे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप लोग यहाँ पे भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्यों डिसलाइक किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।